नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, जो इस समय जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम है और जिस तरीके से ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, बहुत सारी ताकतों को वो एक्चुअल में पच नहीं रहा है और जो स्थितियां बदल रही हैं उसको वो सहज तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इधर हमारे आसपास भी काफी तेजी से चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले तक चीन के साथ हमारे अलग तरह के ताल्लुकात थे, अलग तरह की तनातनी थी। लेकिन कज़ान में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और जाहिर है वहाँ पर चूंकि राष्ट्रपति पुतिन थे दोनों के साथ और बीच में, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई और उसका नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री अब 2 दिन की चीन की यात्रा पर भी पहुंच रहे हैं अपना जापान विजिट खत्म करके। लेकिन आज हम जापान विजिट की या चीन विजिट की बात नहीं कर रहे हैं। बस ये संदर्भवश मैंने आपको बताया है कि स्थितियां कैसे बदल रही हैं। आज मैं सुधाकर जी के साथ चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर, जो हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अगला युद्ध बहुत दूर है नहीं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। और जनरल द्विवेदी ने एक बात और कही थी कि इस बार अकेले पाकिस्तान से नहीं होगा, किसी एक देश से नहीं होगा, इस बार उसके साथ कुछ दूसरी ताकतें होंगी। ये संकेत उन्होंने दिए थे। तो एक तो हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इशारा किसकी तरफ था, क्या अमेरिका की तरफ था। दूसरी बात ये है कि जो इस समय सिचुएशंस हैं उसमें जो हालात बन रहे हैं, लगता ये है कि बहुत जल्दी अमेरिका का एक भारी भरकम दल बलूचिस्तान में लैंड करेगा और जो कोस्टल एरिया है वहां भी, अरब सागर में दूसरी जगहों पर, वो तेल की खुदाई और उसकी संभावना तलाशना शुरू करेगा। तो बहुत सारे रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि भाई, अगर अमेरिका लैंड कर गया वहां पर और दूसरी जगहों पर भी लैंड कर गया, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि लाहौर में इनके जो दामाद हैं ट्रंप साहब के, कुशनर, उन्होंने बाकायदा अपना एक दफ्तर रन करना शुरू किया है। तो अगर अमेरिका वहां पहुंच जाता है तो भारत के लिए फिर किसी तरह की कार्रवाई करना जरा मुश्किल होगा। कई चीजें हैं, जरा उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ आज काफी समय बाद मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हैं, 37 वर्ष की भारतीय सेना की उनकी सर्विस है और जियोपॉलिटिकल रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सुधाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि अभी जैश के 3 आतंकवादी नेपाल के जरिए बिहार में घुसे हैं, जिस पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद के परिवार के ही 10 लोग मारे गए थे और 4 उसके करीबी या रिश्तेदार या जो भी थे वो मारे गए थे, कुल मिलाकर के 14 लोग मारे गए थे वहां पर। अब लोगों का कहना ये है, आशंका ये है कि ये मसूद अजहर चुप बैठने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ वो घात करेगा। तो ये जो 3 आतंकवादी घुसे हैं, जाहिर है ये कोई फूल मालाएं लेकर के तो कहीं खड़े नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कारस्तानी होगी। उसकी तलाश भी चल रही है, उन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आपकी क्या राय है इस पर, और किस तरह के खतरे हैं इनके हवाले से अगर हम बात करें? दोबारा ओंकार जी नमस्कार, और जी बहुत स्वागत। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को काफी समय के बाद फिर से याद किया आपके डिस्टिंग्विश्ड चैनल में। मैं सुनते रहता हूं, बहुत अच्छा, काफी सीरियस चैनल है आपका और बहुत बढ़िया बेहतरीन रास्ता और रोड मैप
उभर के आता है आपकी डिस्कशन में से। जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो पहला सवाल पूछे हैं, इसमें एक हिस्सा है जियोपॉलिटिकल चर्न, विश्व में क्या जी, हो रहा है। उसमें एक रीजनल पर्सपेक्टिव, मतलब पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इसको जो मिलता हुआ, और एक देश का नाम आपने लिया नहीं, जानबूझ के या अनजान में आपने छोड़ दिया, मुझे पता नहीं, वो है बांग्लादेश। मैं साफ साफ बोलता हूँ, बांग्लादेश। जी, जी, जी। और तीसरा चीज है हमारा देश के अंदर जो परिस्थिति है। सो ग्लोबल, रीजनल, नेशनल। और नेशनल का मैं कह रहा हूं, हमारा होमलैंड सिक्योरिटी बहुत मान्यता रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने, जो विश्व का सबसे फॉर्मिडेबल आर्मी है, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स, उनको नाक के नीचे मुंह तोड़ जवाब देके 28 किलोमीटर अंदर इनके हेडक्वार्टर्स, इनके सिविलियन पॉपुलेशन जहां पे सेलिब्रेट करे, उधर उधर हमला करके 1200 लोगों को मारा उन्होंने। 250 के करीब उन्होंने होस्टेज लिए थे। अभी तक भी अकाउंटेड फॉर नहीं है। कोई कह रहा 50 है, कोई बोला 20 है, कभी बोलते हैं हम 10 दे देंगे, कोई 20 दे देंगे। वो चल रहा है लफड़ा। मतलब इतना तगड़ा मजबूत फौज होने के बावजूद भी क्या ये होना था? इजराइल को पता किसे नहीं चला? हमेशा जब भी सवाल पूछते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, तो वही सवाल हम जब पूछते हैं कारगिल के लिए, गलवान में, हमें कैसे नहीं पता चला? अगर डोकलाम में पता चल गया, हम रोक दिए, यहां क्यों नहीं पता चला? तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको आइडेंटिफाई करना निहायत आवश्यक है। लेकिन सबसे पहला चीज, विश्व के लेवल पे हो क्या रहा है? विश्व के लेवल पे मोटा मोटा ये है, आज के दिन में एक जियोपॉलिटिकल चर्न है। जियोपॉलिटिकल चर्न मतलब एक तालाब में जब हम जाते हैं, जब हम स्विम करते हैं, तालाब का अंदर से जो मिट्टी है ना, सड़ा हुआ मिट्टी को जब हम निकलते हैं, तो वो क्या है, पानी को ऊपर गंदा कर देता है। वैसा ही हो गया परिस्थिति। ऐसा परिस्थिति में सबसे बड़ी चीज जो विक्टिम होता है, जो कमी महसूस होता है, वो है ट्रस्ट। आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं कि आपसी जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट की अभाव है। अमेरिका जैसा एक सुपर पावर है और हिंदुस्तान के साथ इस तरह बर्ताव कर रहा है, तो ये तो हजम नहीं हो रहा है ना। आइदर ये जानबूझ के एक आर्टिफिशियली ड्रामा कर रहे हैं, या जी, ड्रामा अगर नहीं कर रहे, असलियत में अगर ऐसा हो रहा है, तो क्यों कर रहे हैं? अगर दूसरे वाला पार्ट को हम लेते हैं, तो मेरे मन में ये चीजें आ रही हैं कि अमेरिका आज के दिन में एक सुपर पावर नहीं रहा। उनका खुद का परिस्थिति डामाडोल है। डिक्लाइनिंग पावर बोलते थे जब तक हिंदुस्तान 9 मई, 9th 10th रात को, मई 2025 तक मैं कहूंगा, उसके बाद जैसा उनका व्यवहार बदलते जा रहा है, उससे मैं कहूंगा वो डिक्लाइनिंग पावर नहीं है, वो डिक्लाइन। मैं भी नहीं चाहता हूं इस तरह बोलने का। मैं चाहता हूं कि विश्व में एक अमेरिका जैसे सुपर पावर रहे, ताकि एक नियम के आधार पर एक चाल चलन, हमारा वार्तालाप और जो जिंदगी है एक इंसान का, एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर चले। हम चाह रहे हैं इस तरह। कौन सा देश है आज के दिन में विश्व में जिसके पास 750 या 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस है? यही है अमेरिका। क्या कोई देश का, चाइना एक सुपर पावर बनना चाह रहा है, ग्लोबल पावर, क्या आज उसके पास ये कैपेबिलिटी है? नहीं है। और क्या चीजें हैं? यूएस क्यों ऐसा डरा हुआ लग रहा है, डिफेंसिव हर चीज में? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनसिक्योरिटी। आप दूसरे के ऊपर गाली गलौज जब देते हैं, तो इसका मतलब ये जाहिर है कि आपका खुद का जो कमजोरी है, उसको छुपाने की आप कोशिश कर रहे हो। क्या है कमजोरी? जी, नर्वस जी, क्यों है? तो यूएसए का सबसे बड़ा कमजोरी मेरे समझ के मुताबिक इकोनॉमी है। क्या है इकोनॉमी? क्या कमजोरी है? 37 ट्रिलियन डॉलर की डेट चल रहा है आज के दिन में। उसका अर्थ, उसका मीनिंग यह है, 37 ट्रिलियन मतलब 2005 तक कितना था? 5 ट्रिलियन। 2005 से लेके 2025 के बीच में 20 साल के अंदर उन्होंने 32 ट्रिलियन का डेट जोड़ दिया है। कहां खर्चा किया है भगवान जाने। उसका मीनिंग, अर्थ यह होता है कि हर साल उसका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए $1 ट्रिलियन की जरूरत है।
1 ट्रिलियन की 1 मिलियन या 1 लाख ये तो नहीं है ना, हिंदुस्तानी हिसाब के मुताबिक 1 ट्रिलियन इज 1 ट्रिलियन, हमें गिनती भी नहीं आता है। और सुनिए, उनका देश को चलाने के लिए सरकार को $6 ट्रिलियन 1 साल के लिए जरूरत है। कितना उनका प्रोड्यूस होता है? उनका प्रोड्यूस होता है 4 ट्रिलियन, रेवेन्यू अर्निंग है 4 ट्रिलियन, और 4 ट्रिलियन और 6, यहां पे कितना डेफिसिट है? 2। उधर कितना है इंटरेस्ट सर्विस के लिए? 1। एक साल में कम से कम $3 ट्रिलियन की इनकी रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम, जस्ट टू रिमेन व्हाट दे आर। 1 ट्रिलियन कहां से आएगा? जब पैसा की कमी होता है तो कांग्रेस के पास जाते हैं, कांग्रेस के कितना 75th या 76th अप्रूवल हो चुका है, या 100 से ज्यादा अप्रूवल, उसका भी एक सीमा होता है डॉलर प्रिंट करने का, वो सारे सीमाओं को पार कर चुके हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 123% पहले था, अभी सुनने में मिला 129 या 130% हो गया डेट टू जीडीपी। तो एक तो ये हो गया देश का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करिए, चाइना ओवरटेक कर लिया है, और भी बहुत सारे चीजें मसले हैं। इलीगल माइग्रेंट की बात करिए, उनका होमलैंड सिक्योरिटी की बात करिए, बाकी वगैरह वगैरह। एक तो ये हो गया विश्व के लेवल पे जिसको लीडरशिप रोल प्ले करना चाहिए, वो खुद ही डोलडला कर रहा है, डूब रहा है कहीं बीच वाला दरिया में। अभी आ जाए रीजनल कॉन्टेक्स्ट में। रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है तब से पाकिस्तान को नींद नहीं आ रहा है। ऐसा एक धमाके के साथ हैमरिंग हुई है, जैसे हथौड़ा लेकर आप पीटते किसी को, ऐसा ही पिटाई हुई है। वो खुद ही अंदाज लगा नहीं पा रहे कि नुकसान कितना हुआ है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हूं। जो छोटा मोटा चीजें आप जब जोड़ते हैं, ये इनको ये कंसोलिडेट करते करते साल से ज्यादा समय लगेगा। अभी ये कुछ दिन पहले आ रहा था ना, रहीम यार खान का भी एयरबेस को ठोक दिया, रे इतना नुकसान है, उतना नुकसान है। मेरे पास है कितने एयरक्राफ्ट है, उस दिन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बता रहे थे 5 हवाई जहाजों के गिरे। मैं कहता हूं, वो अर्नब गोस्वामी ने वो इन्वाइट किया था साहब ने, रिपब्लिक चैनल पे उनका पॉडकास्ट हुआ था। मैं बताया हूं कि मेरे हिसाब के मुताबिक 20 है, जबकि मेरा रफ काउंट हो रहा है 30 के आसपास। लेकिन मैं मुंह खोलना नहीं चाह रहा हूं कि हमारे देश के लोग खुद ही हैं जो सबूत चाहिए हर चीज में। मैं यहां बैठे बैठे सबूत कहां से लाऊंगा? मैं एक रिटायर आदमी हूं। तो 20 एयरक्राफ्ट काफी होता है। उनका कम्युनिकेशन चैनल टूटा हुआ है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन अथॉरिटी ये पूरा टूटा हुआ है। हर F-16 जब फ्लाई करता है उसका बैकवर्ड डिजिटल कनेक्टिविटी होती है। किसके साथ? लॉकहीड मार्टिन जो प्रोड्यूसर है, वो अपना ग्राफिक्स तैयार करके रखते हैं, हमेशा रहता है मैपिंग, कौन सा हवाई जहाज कहां पे है, किधर जा रहा है, वापस आए कि नहीं, दोस काइंड ऑफ थिंग। सो मोटे तौर पे नुकसान बहुत हुआ है, और हर नुकसान के साथ पाकिस्तान का जो घमंड है ये हम बढ़ते हुए देखे हैं इतिहास में। ये हमेशा बदला लेने की ये कोशिश किया है, और बदला इस बार जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा नहीं है। अगर पहलगाम हुआ है, ये पाकिस्तान ऐसा परिस्थिति में था, मैं तो कहूंगा उसका कारण और कुछ था। क्यों पहलगाम किया? पाकिस्तान का परिस्थिति टूटने वाला था। जब भी इस तरह इंटरनल इंस्टेबिलिटी होता है, ये कुछ ना कुछ इस तरह ड्रामा करते हैं ताकि इसी का बहाना लेते हुए देश के निवासियों को इकट्ठे रखने की वो प्रयास करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान, वो कहता ना कि हर देश में एक आर्मी होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो देश है वो अलग किस्म का है। ये ऐसा देश है, देश के पास आर्मी नहीं बल्कि आर्मी के पास एक देश है। लेकिन वही आर्मी है जिसको डेमीगॉड की तरह, भगवान या अल्लाह की तरह मानते हैं ये लोग। इसके ऊपर विश्वास टूट गया था। पाकिस्तान टूटने वाला था पहलगाम से पहले, 22 अप्रैल से पहले। जब 11 मार्च को जफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ, दैट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट। पाकिस्तान का आर्मी के जो जवान लोग हैं हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुठभेड़ में जाना नहीं चाहते हैं। ये जो चल रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ई जिहाद, या आपका तालिबान अफगानिस्तान के साथ जो जब मुठभेड़ होता है, या बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ होता है, इनका सामना करने का हिम्मत नहीं हो रहा है। टैंकों में उनके पास डीजल नहीं है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है।
तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। यह है परिस्थिति पाकिस्तान का। ऐसा हालत में तो क्या वो अकेले जब कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं देश देश से, क्या वो हिम्मत होगा उनका अटैक करने का? तो किसने कैसे किया फिर? तो उसके साथ मिले जुले हैं, जो कि बहुत सामने आ चुका है। चाइना का हाथ था, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, कहां से लेकर कहां तक? वेस्टर्न थिएटर कमांड हेडक्वार्टर चेंगडू से लेके रावलपिंडी तक। इसका मीनिंग क्या है कि वेस्टर्न कमांड थिएटर हेडक्वार्टर अगर वहां पे है तो उसका कनेक्टिविटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म यानी कि स्पेस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्पेस प्लेटफॉर्म के साथ जो जुड़ा हुआ है, वहां से लेके यहां तक कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और रेकी, सर्वेलेंस या ऑर्डर जब देते हैं कि हाँ आप टारगेट चुनो, हमारे लिए 2.5 to 3 फ्रंट हो सकता है, लेकिन चाइना के लिए ये एक ही फ्रंट है। ये अमेरिका का पश्चिम वाला जो कोस्ट लाइन है, वेस्ट कोस्ट से लेके अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट, इसको इंडो पैसिफिक का स्वात बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं। ये पूरा स्वात को निगरानी रख रहा है उनके सैटेलाइट्स। 256 सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट शायद 52 या 56 है, लेकिन इसको ओवरलैप करके वो हमेशा 24/7 365 ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ उसको निगाह रख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चाइना के लिए ये एक फ्रंट है, हिंदुस्तान के लिए एक पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, ज्योग्राफिक डिवीजन हो जाता है, एक बांग्लादेश आ गया। अभी ये जो हुआ है बांग्लादेश का टर्न ऑफ इवेंट 5 अगस्त 2024 से शेख हसीना का जो आउस्टर हुआ है, इसके बाद जिस किस्म की एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, जिस तरह उन्होंने 4 ब्रदरहुड अलायंसेस बनाए हैं, ये रोहिंग्यास, अराकान रोहिंग्या जो सल्वेशन आर्मी है, एक आईएसआई लीड कर रहा है, एक लीड कर रहा है उनका जो हकानी वाले हैं, एक लीड कर रहा है उनका तालिबान लीड कर रहा है। ये जो अलग अलग संस्था लेकिन है उनका कोऑर्डिनेशन एजेंसी आईएसआई। वो क्या करना चाह रहे हैं? आपको याद होगा 14 अप्रैल इफ आई रिमेंबर, ढाका यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट्स का एक इंटरेक्शन हो रहा था चाय पार्टी में। एक बड़ा सा एक झंडा लगाया था, ग्रेटर बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस तरफ का कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, म्यांमार का जो अराकान जो है ना, वो रखाइने प्रोविंस, उसमें भी जोड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे। इसको मैं बोलता हूं डेविल्स ट्रायंगल। और 19 जून को चाइना ने एक मीटिंग रखा था कुनमिंग में। उस मीटिंग में हुआ क्या? उस मीटिंग में यह हुआ कि उनका डिप्टी सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो कोई नुमाइंदे हैं या एडिशनल सेक्रेटरी, इनको बुला के उन्होंने इकोनॉमिक बहाना लेते हुए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट पे एक मीटिंग कराए थे। पहला मीटिंग था कुनमिंग में। अब मेरा इंटरव्यू लिया था कोई न्यूज़पेपर, मेरे मुंह से निकल गया था, मैं सोच समझ के बताया था। लोगों ने सोचा कि ये कहीं ऐसा ही लूज स्टेटमेंट दे रहा है। मैंने बोला था डेविल्स ट्रायंगल। क्यों बोला था डेविल्स ट्रायंगल? डेविल्स ट्रायंगल इसलिए बोला था कि ये जो पाकिस्तान एक तरफ, बांग्लादेश दूसरे तरफ, आज के दिन में पाकिस्तान का जो मिलिट्री हार्डवेयर है 81% चाइना से इंपोर्ट होता है, बांग्लादेश का 82%। अगर बीआरआई आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट, 62 बिलियन उधर सीपेक में इन्वेस्ट किए हैं और इधर 38 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। बांग्लादेश के नेवल फोर्सेस, 3 डायमेंशनल फोर्स चाइना ने बनाया है। कंसोर्टियम ऑफ फंड्स, स्टेट डिपार्टमेंट लेके उनका जो जैसा हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, ढाका स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने टेक ओवर किया है। इसी तरह उनका पद्मा ब्रिज, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, नेशनल हाईवे, डॉक्स, नेवल डॉकयार्ड्स, या कुतुबदिया एक नेवल सबमरीन डॉकयार्ड है उसको, प्यारा पोर्ट, एसीजेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जो गैस है, 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का जो गैस है, उसके ऊपर निगाह है, जो बांग्लादेश से लेके वो पाइप के जरिए से लेना चाहते हैं का सिंचुआन प्रोविंस में। तो ये सारी चीजें, ये जो जमायती वाला जो एक्टिव हुए हैं, और इलेक्शन का अभी ऐलान हुआ है कि फरवरी को होगा, या फरवरी से बोले शायद रमजान से पहले होना है, समथिंग लाइक दैट। 26 फरवरी 16 फरवरी का रमजान है, उससे पहले होगा। तो जब भी करते हैं, क्या इलेक्शन ये सारे मसलों को हल करने का कोई गुंजाइश रखता है? मैं एक सैनिक हूं, सैनिक होने के नाते मैं तो ये हमारे देशवासियों को
जो ऊंचे लेवल पे इसके ऊपर गौर करते हैं। हमें प्रस्तुत रहना है, किसी भी तरह से ये हमला आ सकता है, और हमला जो आएगा इस बार वो पहलगाम टाइप नहीं हो सकता है कि जैसे यूक्रेन रशिया के अंदर घुस गया था 4,500 किलोमीटर 18 महीना प्लानिंग के साथ, इसी के हुबहू कुछ मिलता जुलता चीज जो है, हो सकता है कि ड्रोन्स का मदद लेते हुए हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट के ऊपर। मैं तो ये कहूंगा यहां तक जाने की उनको जरूरत नहीं है। हमारा सोशियो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन इतने सारे हैं, इतना जाति है, इतना कास्ट है, हमारे रिलीजियन 9 है, 9 में से 4 इंटरनेशनल ये हैं, आपके एथनिक ट्राइब हैं 2336 के करीब, ठीक है नहीं। भाषा आपके शेड्यूल्ड भाषा है 22, 2 नेशनल लैंग्वेज, बट असलियत में गिनती करेंगे 18 से ज्यादा भाषा है। पॉलिटिकल पार्टी आपके 2400 है। तो ये देखिए ना कितना डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में होता क्या है कि यही लोग जो देश को चलाना चाहिए ये तोड़ भी सकते हैं कभी समय में। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन में अगर आप ये जैश ए मोहम्मद बहावलपुर का जो अटैक है, बाय द वे, ये जब यूएसए के फोर्सेस पाकिस्तान में थे, रशिया को, यूएसएसआर को धकेलना चाहते थे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान ने उनको इनकार कर दिया था कि आपका प्रेडेटर या कोई ड्रोन बहावलपुर के ऊपर, पंजाब के ऊपर फ्लाई नहीं करेगा। ये वही बहावलपुर जहां पे हमने प्रिसिशन स्ट्राइक किया है। इसके बावजूद भी जैश ए मोहम्मद का, आप कह रहे हैं आपके खबर के मुताबिक नेपाल होते हुए बिहार के अंदर घुसा है। मैं यहीं पे एक चीज कह देना चाहता हूं, उसके बाद आई गिव इट बैक टू यू। कितने लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर आईसिस और आईएसआई, पाकिस्तान का जो आईएसआई है, ये दोनों ने हाथ मिलाए हैं। क्यों मिलाए हैं? 2014 को डैश अलकायदा कब 1999 में जो ओसामा बिन लादेन जिंदा था, तब उसने ऐलान किया था हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेगा। एक बार नहीं, कोई बार। उसके बाद डैश वाला जो पार्टी है, जो आईसिस लेवेंटे वाला मैं कह रहा हूं, अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गए 2017 के बाद, उन्होंने 2014 को ऐलान किया था कि पूरा विश्व में ग्लोबल कैलिफेट बनाएंगे मुस्लिम जातियों को मिलाते हुए। अभी कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब हमारा सरकार जो है सही कदम, ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। तो वही चीज जब ग्लोबल कैलिफेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का जो आईएसआई है, ये आईसिस के साथ समझौता किया है या ऑफर किया है कि आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, हम आपको रीजनल कैलिफेट बनाने के लिए स्लीपर सेल देंगे। आज वही स्लीपर सेल आपकी वेस्ट बंगाल, कौन सा एग्जैक्ट जगह मैं जानता नहीं हूं, वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास है, एक स्लीपर सेल आपका महाराष्ट्र, और एक स्लीपर सेल जो है जम्मू एरिया में। ये 3 सेल्स में वहां पे तकरीबन एक रीजनल कैलिफेट बन चुका है। ये जो वेस्ट बंगाल, ये 3 के अलावा एक आपका बिहार, एक आपका असम और एक यूपी, यहां पे भी रीजनल कैलिफेट बनने का खबर मेरे पास है। कहां तक सच है, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं, मैं भी आपकी तरह ओपन सोर्स से पढ़ता हूं, कोरोबोरेट करता हूं, यूट्यूब वॉच करता हूं, यहां से आ रहे हैं। तो बोलने का मकसद मेरा यह है कि आने वाले समय में सरकार बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सरकार या आर्मी या पुलिस फोर्स अकेले ये चीजें मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा, जब तक हिंदुस्तान के हर नागरिक इसमें योगदान ना करे। नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां जब राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा का मामला जुड़ा होता है, वहां भी पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। अब वो वाहियात बयान आए सीमा पार से, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी उस समय कह दिया कि भारत के कई राफेल गिर गए हैं। जब पूछा गया कहाँ से आपने ये खबर ली है, बोले जी सोशल मीडिया पर चल रही है। तो वो लोग इतने इतने मतलब गैर जिम्मेदार लोग हैं। अरे भाई, अपने सिस्टम से ही पूछ लेते जिनके पास सूचनाएं होती हैं, लेकिन नहीं। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ ये पूछा गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 जेट गिर चुके थे, जब हमने हस्तक्षेप किया है, ये जो भी वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ तुरंत जो है एक पार्टी के नेता ने मोदी जी को टैग करते हुए कहा कि
मोदी जी, 5 जेट गिरने का सच क्या है? अब बाद में पता लग रहा है कि 5 नहीं 7 गिरे थे, जिनमें एक टोही विमान भी था पाकिस्तान का, और वो सारे पाकिस्तान के थे। अभी ये भी एक वीडियो आ गया है कि जिसमें जो पायलट्स की बेवाएं थी उनको मेडल दिए जा रहे हैं वहां से, उसका भी अब वीडियो आ गया। तो अगर पायलट्स की वीडियोज को मेडल दिए जा रहे हैं, इसका मतलब उनके पायलट मारे गए हैं, उनके विमान गिरे हैं। तो यहाँ पर जो ये नासमझी है, जो राजनीतिक अपरिपक्वता है, इसका क्या करिए? मैं तो एक फौजी हूँ ओमकार जी, मैं बट एक नागरिक भी हूँ, मेरा भी जिम्मेवारी उतना है जितना आप सबका है। फौजी होने के नाते इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा फौज का सिखलाई के बरखिलाफ मेरे को कुछ बयान देना पड़े तो फिर भी मैं दूंगा। मैं बताया हूँ ये चीज कोई कोई टीवी चैनल में। आप मेरे को बताइए, मिलिट्री साइंस, कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री से लेके अभी तक जब भी कोई लड़ाई हुई है, जो जो देश उसमें हिस्से लिए हैं, कोई देश है जो फॉर्मली आके अनाउंस किया है कि मेरे लॉसेस, हवाई जहाज इतने गिरे, इतने टैंक मरा है, इतने आदमी मेरे मरे हैं? कोई देश बोला है? आप बताइए मेरे को, मैं चैलेंज करता हूं। ये मैंने शायद रिपब्लिक या न्यूज एक्स में किसी को बता, नहीं एनडीटीवी में शायद बताया था। टेल मी विच कंट्री हैज रशिया और यूक्रेन या इजराइल या ईरान, ये कंटेम्परेरी लड़ाई का कोई आके पब्लिक अनाउंसमेंट किया फॉर्मली? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मिलिट्री साइंस का जो सिखलाई है वो कहता है कि अगर आप आपका लॉसेस को बता देते हैं तो उससे क्या होगा, दुश्मन को, एडवर्सरी को पता चल जाता है कहां पे कितना लॉसेस, कौन सा सेक्टर में कितना कम है, कितना ज्यादा है, तो उसको मदद मिलता है। इस चीज को बोलते हैं कॉम्बैट रेसिडुअल पावर, CRP। उससे ये क्या करता है, रीबैलेंसिंग, रीपोस्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, इस किस्म रीडिप्लॉयमेंट अलग अलग करने में उसको मदद मिलता है। इसलिए हम चर्चा नहीं करते हैं। अब बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, दूसरी बात, अब बहुत अच्छा बात आपने छड़ा। दूसरी बात, सबूत, हर चीज का सबूत। जब ये हुआ ना वो बालाकोट, तब से पीछे पड़े, सबूत किया, सबूत किया। मैंने कोई बार बता चुका है, पता नहीं बाकी साहब लोग क्यों नहीं बोलते डिफेंस एनालिस्ट में। आप बताइए मेरे को, मिलिट्री एनालिसिस या टीचिंग में कौन सा देश में ये, चाहे नाटो फोर्सेस लो, यूएस लो, जापान लो, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोई भी देश में क्या सिखलाई में आपको ये बताया जाता है कि हमला के लिए जब जाते हो, हमला करने के बाद आप कैमरा लेके फोटो खींचोगे? अरे हमले के बाद काउंटर बॉम्बार्डमेंट का तैयारी करना पड़ता है, काउंटर एम्बुश का तैयारी करना पड़ता है, आर्टिलरी काउंटर बॉम्बार्डमेंट आता है। आप दुश्मन का जो डिफेंस को अख्तियार किए हो तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, रीडिप्लॉयमेंट करते हैं, गन्स को, पेट्रोल्स को आगे भेजते हैं। आपका वहां पे समय ऐसा लगता है पीछे से कोई जैसे बॉम्ब आके फोड़ने वाला है। अपनी बचाव की साधन आप करते हैं। ऐसा हालत में आप फोटो खींच के आपके, फिर भी मैं कह रहा हूं हमारे आर्म फोर्सेस को मैं बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसके सिखलाई के बरखिलाफ होने के बावजूद भी उन्होंने फोटो खींचने के ऊपर फोकस किया है। फोटो सिर्फ उतना ही दिखा है जितना उनको मिला, कोशिश किए हैं। मैं आज ये कह दूं, ये जो 11-11 बोल रहे हैं ना एयर बेसिस, इनके जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब हैं, उनके हिसाब से तो कभी 13 हो गए, कभी 17 हो गया, कभी 18, कभी तो वो 21 तक गिनती भी किए हैं कोई कोई पब्लिक सेमिनार में। ठीक है नहीं, सो इससे ज्यादा हुआ है। लेकिन हमारे देश के नागरिक ऐसा है जिनको जिम्मेवारी दिखाना चाहिए, मेच्योरिटी दिखाना चाहिए। आप सिक्योरिटी के आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मैं फॉरवर्ड एरिया में था जब सर्विस में था, जवानों के साथ मैं ऑफिस में बहुत कम बैठता था, मैं जवानों के साथ ज्यादा टाइम बिताता था, हाई अल्टीट्यूड में 18,000, 20,000, 22,000 फुट में जवान। आजकल पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है ओंकार जी, ये क्लोज मीडिया नहीं है, या आपका टीवी में ओपन मीडिया में जा रहा है, जवान तक भी पहुंच रहा है वीडियो लिंक में। वो घूम के पूछ रहा है कि साहब मेरा ईमानदारी के ऊपर शक करने वाले हैं क्या? क्या समय आ गया मैं भी हथियार छोड़ दूं? आने तो जो शोर गुलाबा कर रहे हैं, आके इधर हथियार उठाने दीजिए। तो क्या ये चीज आपको पसंद आएगा? तो एज ए लीडर मैं भी कहना नहीं चाह रहा हूं, मजबूरन ये कह रहा हूं मैं, ये चीज है। लेकिन देश का परिस्थिति ऐसा धीरे धीरे हाथ के बाहर जा रहा है, जब तक आप हकीकत को सामने नहीं लाएंगे, नहीं बताएंगे, तो बड़ा विपत्ति से आप बचा नहीं पाओगे देश को।
नहीं तो हालत ऐसा होगा, ये जवान छोड़ छाड़ के वहां से भागेगा उधर से, तो क्या करोगे आप? सो इसीलिए ये जो आप बांग्लादेश वाला जो आप मुद्दा उठाए हैं, ये इस किस्म के हाइब्रिड वॉरफेयर होने का काफी आशंका है मेरे विचार के मुताबिक। ये हाइब्रिड वॉरफेयर में उड़ीसा में मेरे ख्याल से 10-12 दिन में उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ, मैं विदेश गया था कहीं पे, मेरे पास मैसेज आया, वहां पे जवान औरत, स्कूल गोइंग गर्ल चिल्ड्रन, इनको रास्ते में से हाईजैक, काफी मतलब काफी परेशान किया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, उनको रिलीजियस कन्वर्जन की उनको दबाव डाल रहे हैं। तो ये जो जो स्टेट की मैं बात बता रहा हूं, करने वाले है कौन? ये इनकी पहचान की जरूरत है, इनकी एक इन्वेंट्री कैटलॉगिंग करना पड़ेगा, हमें एक डोजियर मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ ये पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं कर पाएगा, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा इसको। बस इतना ही कहूंगा आपके सवाल के जवाब में। एंड बहुत कुछ है कहना का, मेरा मन तो कह रहा है कि हम बात करते रहे पूरा 1 घंटा तक, लेकिन और भी चैनल्स जी बाकी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधाकर जी, जुड़ने के लिए। और फिर जल्दी जुड़ते हैं, इस बार इतना देरी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई कुछ गलती हुआ है तो माफ करिएगा, लेकिन मैं अपना दिल की बात सामने रखा हूँ। थैंक यू सो अगर मच। अच्छा नहीं लगे नहीं, तो बढ़िया, अच्छा नहीं लगता है फिर कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।